लिए हमको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत बार करना पड़ेगा। और sin r इज इक्वल टू रिप्लेस बाय tan r। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास है उसके बेसिस पे मैं रिप्लेस करूंगा tan i और tan r, और फिर इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल फर्स्ट देखो OPN में हमारे पास tan i दिख रहा है क्या? OPN में अगर आप जाते हो तो ये ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रायंगल में tan i की वैल्यू अगर मैं यूज करना चाहूँ तो tan i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस PN अपॉन OP। सेम प्रॉपर्टी होगी ट्रायंगल ऑफ PNI, इसमें आप जाओगे तो tan r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा PN अपॉन PI। इन दोनों ट्रायंगल से हमारे पास कुछ वैल्यू रिसीव हो गई, और इन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में अगर प्लेस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू 1 by n, और tan i इज रिप्लेस बाय PN अपॉन OP डिवाइडेड बाय tan r की वैल्यू हमारे पास क्या है PN अपॉन PI इज इक्वल टू 1 by n। PN अगर आप ध्यान से देखो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ मैं। हमारे पास क्या बचेगा बेटा, PI को रिवर्स कर लो, डिवीजन के डिवीजन में तो ऊपर चला गया, PI OP इज इक्वल टू 1 by n। अब PI और OP के लिए अगर मैं बात करूं तो PI हमारे पास क्या है, लोकेशन ऑफ इमेज, और OP क्या हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रियल डेप्थ बोल सकता हूं क्या मैं इसको, OP को रियल डेप्थ बोल सकता हूं। OP इज इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, और PI को आप क्या बोल सकते हो, अपैरेंट डेप्थ ऑफ इमेज। तो इन दोनों में वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये हो गया हमारे पास रियल और ये हो गया अपैरेंट। तो रिवर्स करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू n। रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू n। दैट मींस रियल हमारे पास कितना था बेटा h, अपैरेंट को मैंने h डैश ले लिया तो h डैश हो गया हमारे पास इज इक्वल टू n। दैट मींस अब मैं इसको अगर रिप्लेस करता हूं, अब मैं इसको रिप्लेस करता हूं इसकी लोकेशन पे, तो क्या मिलेगा आपको, h अपॉन h डैश इज इक्वल टू n। दैट मींस h डैश इज इक्वल टू h by n। ये भी एक फॉर्मेट हुआ हमारे पास, ये भी एक फार्मूला होगा और ये भी एक फार्मूला होगा। कई जगह आपको डायरेक्ट ये लगाना पड़ेगा रियल अपॉन अपैरेंट इज इक्वल टू n, या कई जगह आपको अपैरेंट डेप्थ निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, रियल डेप्थ अपॉन n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये तो बात हो गई अपैरेंट डेप्थ की, जो कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था h डैश। अब शिफ्टिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट आप बाहर से देख रहे हो एक्चुअल में तो h डेप्थ पे पड़ा हुआ था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया, आपको कहां दिखेगा बेटा, i पोजीशन पे दिखेगा। तो इस पे अभी हम लोग बात कर सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इमेज। शिफ्टिंग ऑफ इमेज की बात करोगे तो हमको निकालना क्या है, ये कितना शिफ्ट हुआ, OI निकालना है। टोटल डेप्थ हमारे पास अवेलेबल है h माइनस अगर h डैश कर दूं, h टोटल है उसमें से PI अगर माइनस कर दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी क्या हमारे पास, तो h माइनस h डैश। h डैश की वैल्यू आपके पास अवेलेबल थी h अपॉन n। दैट मींस शिफ्टिंग ऑफ इमेज डेल्टा h इज इक्वल टू h कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 by n। देखो सही है क्या, तो दो फार्मूले इसमें एप्लीकेबल होंगे, एक तो शिफ्टिंग का केस होगा और दूसरा अपैरेंट डेप्थ का होगा। दैट मींस रियल अपॉन अपैरेंट इज इक्वल टू n आपको याद रखना है, और डेल्टा h इज इक्वल टू h 1 माइनस 1 by n, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, और h उसकी डेप्थ। इसी फार्मूले को कई जगह t के फॉर्म में यूज करते हैं, दैट मींस थिकनेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ, t इज इक्वल टू t 1 माइनस 1 by n। कई जगह हम लोग ये फार्मूला t के फॉर्म में यूज करेंगे, कई जगह h के फॉर्म में यूज करेंगे, और कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू होगी रियल अपॉन अपैरेंट इज इक्वल टू n। ये तो रिलेशन है बिटवीन रियल एंड अपैरेंट, रियल एंड अपैरेंट, वेयर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डलर मीडियम। और
एवं इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। इसका रिवर्स प्रोसेस अगर देखोगे आप तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आप रेडर में रख दो, ऑब्जर्वर को डेंसर में डाल दो, मतलब जो देख रहा है वो स्विमिंग पूल में है और ऑब्जेक्ट का है बाहर, तो अंदर से बैठ के आप बाहर देखोगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या दिखेगा, वो अदर पार्ट। पहला पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो when object placed in denser medium and observer in rarer medium, then relation between real and apparent depth, real upon apparent is equal to n. n is the refractive index of the medium where object is placed. सेकेंड फॉर्मेट हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ इमेज, डेल्टा t is equal to t1 minus 1 by n। ये दो चीजें आपको याद रखनी है और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग रिवर्स काम करते हैं। रिलेशन नहीं रहेगा लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। डायग्राम फिर से चेंज करता हूं मैं, केस 2 का फॉर्मेट आएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो बाहर रखा हुआ है यहां पे, ठीक। यहां से एक रेज डायरेक्ट आई, कई सारी रेज आएगी लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो दो रेज के लिए कर रहे हैं। ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में पड़ा होगा, ये लोकेशन ऑफ आई है, यहां से ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो। एक्चुअल हाइट आपके पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट की h। अगर एक्चुअल हाइट अवेलेबल हमारे पास है तो आप देख सकते हो कि फिर से वो ट्रायंगल का फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होगा i, नॉर्मल का एंगल फॉर्म होगा r। इसको अगर रिट्रेस आप करोगे तो कहीं इस लोकेशन पे जाएगा, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म हो गई, सही है। ये अगर मेरे पास r है और इसी लाइन को आपने रिट्रेस किया है, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट मींस ये भी एंगल फॉर्म करेगा r। यहाँ पे ये i है, z फॉर्म बन रहा है, दैट मींस अल्टरनेट की बात करोगे तो ये हो जाएगा i। फिर से आप देखो तो ट्रायंगल फॉर्म होने लगा, ये हो गया n, ये हो गया p। तो ट्रायंगल आप क्या फॉर्म होगा भाई, p n i। और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या फॉर्म होगा, o p n। इन दोनों ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आप देखोगे तो पहले जैसी है, दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, पहले जैसी है, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सही है। फिर से आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट n। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 sin i is equal to n sin r। तो sin i upon sin r is equal to n। फिर से वही कहानी रिपीट होगी जो पहले हुई थी अभी तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। क्या, if i and r are very small angle so that sin i is replaced by tan i and sin r is replaced by tan r। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, if i and r are very small angle so that sin i is replaced by tan i and sin r is replaced by tan r। फिर से ट्रायंगल से वैल्यू आप डालोगे, ट्रायंगल PNI आप यूज करोगे तो आपके पास जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें से tan r की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या, tan r is equal to perpendicular upon base Pn upon Pi। ट्रायंगल ऑफ OPN की बात करोगे आप तो tan of i is equal to Pn परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो गया बेटा, OP। फिर से वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ Pn अपॉन Pi, सॉरी Pn अपॉन OP डिवाइडेड बाय Pn अपॉन Pi इज इक्वल टू n। फिर से Pn कैंसिल आउट हो गया, Pi अपॉन OP इज इक्वल टू n। मतलब क्या हुआ, फिर से हम वही अचीव कर ली वैल्यू, लेकिन अब थोड़ा रिवर्स आएगा। अब ध्यान से देखो तो थोड़ा रिवर्स प्रोसेस होगा इसका। इस पॉइंट पे Pi हमारे पास क्या है,
इक्वल टू n। दैट मींस क्या हो गया हमारे पास बेटा, apparent h dash इज इक्वल टू h into n आएगा, जो कि पहले क्या आया था हमारे पास, रियल अपॉन apparent इज इक्वल टू n, रियल अपॉन apparent इज इक्वल टू n। ये हमारे पास क्या दे रहा है, apparent अपॉन रियल इज इक्वल टू n। सही है, मींस आप देख सकते हो कि ये जो हाइट होगी h डैश वो कितनी हो जाएगी, h into n। सही है, तो यहीं से शिफ्टिंग में निकाल सकते हो आप। ये भी तो शिफ्ट हुआ ना, ये पहले एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये थी, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो pi पे दिख रहा है। दैट मींस मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं शिफ्टिंग ऑफ इमेज। शिफ्टिंग ऑफ इमेज निकालूंगा तो ये शिफ्टिंग हुआ कि नहीं, हमारे पास जो शिफ्टिंग होगी वो ये वाला पार्ट होगा। दैट मींस टोटल वैल्यू हमारे पास pi माइनस OP अगर मैं कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा pi h डैश हमारे पास h डैश माइनस h, तो ये h डैश कितना बेटा, h into n माइनस h, तो बचा कितना हमारे पास h n minus 1। दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इन रेनर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन टेंशन मीडियम। तो ये दोनों चीजों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या होगा कि पहली लोकेशन आपको ये देखनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर दोनों की लोकेशन आपको पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि अपैरेंट अपॉन रियल लगेगा या रियल अपॉन अपैरेंट लगेगा। सही है, ये फॉर्मेट हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए था जिसको हमने कैलकुलेट किया। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इस पे थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। बस एक फॉर्मूला आप याद रखना, दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक है रियल अपॉन अपैरेंट इज इक्वल टू n, एक है अपैरेंट अपॉन रियल इज इक्वल टू n। ठीक है भाई, अब इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक एग्जांपल। कोई एग्जांपल क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो भी हमको देखना है। उसमें डबल स्लैब दे रखी होगी और उस स्लैब से वो शिफ्टिंग पूछ रहा होगा कि रेस की शिफ्टिंग कितनी होगी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बॉटम पे रख दें। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने बॉटम पे रख दिया तो कितना शिफ्ट होके दिखाएगा, ये हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग हेड डालते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडियम। मींस हमारे पास एक मीडियम नहीं है, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं। मल्टीपल स्टेज होगा तो क्या होगा वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सबका थिकनेस अवेलेबल है T1, T2, T3, T4 ऐसे इनफाइनाइट। और ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो हमारे पास है वो कुछ ऐसी है, इस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट रेज गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरीके से लिख लो n1, n2, n3, n4। रेयर टू डेंसर आप जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बेंड होगी अपने अपनी लोकेशन से। इस तरीके से रेज यहाँ पहुंचेगी। अब आपके पास थिकनेस अवेलेबल है तो दो चीजें इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। पहले क्वेश्चन आप देख लो, ये अलग अलग मीडियम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे इनफाइनाइट तक है। अगर मीडियम अलग अलग है और इन सब में हम लोगों को शिफ्टिंग कैलकुलेट करना है, टोटल शिफ्टिंग ऑफ द इमेज या फिर अपैरेंट डेप्थ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे रखा होगा। तो सबसे पहले मैं अगर इसी फॉर्मूले को रियलाइज करूं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा, डेंसर में। ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, रेनर मीडियम से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस 1/n। सही है, फर्स्ट मीडियम के लिए अप्लाई करोगे आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 1 माइनस 1/n1। देखो अगर आप फर्स्ट मीडियम के लिए बात करोगे, टोटल शिफ्टिंग आपको कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा ऑफ T1 प्लस डेल्टा ऑफ T2 प्लस डेल्टा ऑफ T3 प्लस डेल्टा ऑफ T4। मल्टीपल स्टेज दिया हुआ है
मल्टीपल स्टेज में हम लोगों ने काम कर लिया। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मूले की वैल्यू तो डाल सकते हैं, डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू t1 1 माइनस 1 बाई n1, और ये हो जाएगा आपके पास t2 1 माइनस 1 बाई n2, t3 1 माइनस 1 बाई n3 प्लस t4 1 माइनस 1 बाई n4। ये टोटल शिफ्टिंग होगी इसके लिए। अगर अपेरेंट देखें हम लोग तो फाइनल अपेरेंट नहीं यहाँ पे दिखेगा, इसको आप रिट्रेस करोगे तो इस लोकेशन पे नहीं आएगा। समझ आ गया होगा कि सबका एडिशन किया मैंने, डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 प्लस डेल्टा t3 प्लस डेल्टा t4, वैल्यू उठा के मैंने रिप्लेस मार दी, सबको ऐड कर दिया इंडिविजुअल, तो ये आ गई मेरे पास शिफ्टिंग। सही है। अब मुझे चाहिए कि अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी इसकी। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई, रियल अपॉन म्यू, रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब अपेरेंट डेप्थ अगर आपको देखना है तो टोटल अपेरेंट डेप्थ h डैश इज इक्वल टू h1 डैश, h2 डैश, h3 डैश प्लस h4 डैश। देखो सही है, दैट मींस h डैश इज इक्वल टू h1 हो गया हमारे पास क्या बेटा, t1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, t2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, t3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3, t4 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n4। दैट मींस कि ये टोटल अपेरेंट डेप्थ दिखेगी उस ऑब्जेक्ट की टॉप पॉइंट्स अगर आप देखना चाहोगे तो। मल्टीपल स्टेज होगा तो सीधे आपको यही काम करना है, जिससे कि आपको शिफ्टिंग भी मिल जाएगी और आपको अपेरेंट डेप्थ भी कैलकुलेट आप कर सकते हो। सही है, ये प्रोसेस पे अपने को जाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उसकी कैलकुलेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, एक न्यूमेरिकल में आपको लिख देता हूं यहाँ पे। बाकी इसके एससी वर्मा के इसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो आपको एक पर्टिकुलर एससी वर्मा के वीडियो के नाम से ही आपके पास अवेलेबल होगा लिंक, उस लिंक पे आप जाके देख सकते हो और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा होगा और न्यूमेरिकल वीडियो के साथ आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे हम लोगों ने दो लेयर डाल दी है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का हमारे पास है कुछ 4/3 और ये हाइट हो गई 50 सेंटीमीटर, n2 इज इक्वल टू 3/2 और ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दो लेयर ऑफ लिक्विड हमारे पास है, एक लेयर की हाइट जो है 50 सेंटीमीटर है, एक लेयर की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज इक्वल टू दिस 4/3 और n2 इज इक्वल टू 3/2। सही है, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है वो भी देख लो। फाइंड द apparent depth and shifting of image, apparent depth and shifting of the image। तो apparent depth फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, दोनों का इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पहले देख लो आप, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कोई भी हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक दूसरे पॉइंट से देखोगे तो रे जो है पास होके ही जाएगी। सही है, तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो शिफ्टिंग निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी, डेल्टा ऑफ h इज इक्वल टू h1 माइनस 1/n। सही है, टोटल शिफ्टिंग आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो डेल्टा ऑफ h1 प्लस डेल्टा ऑफ h2, तो डेल्टा h इज इक्वल टू h1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, h1 1 माइनस 1/n1 प्लस h2 1 माइनस 1/n2। तो देखो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है क्या, इसको आपने n1 काउंट किया तो वही h1 होगा, कैलकुलेशन करोगे 4/3 प्लस दूसरे वाले की डेप्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 1 माइनस 1/n2, n2 कितना हो गया 3/2। अब टोटल शिफ्टिंग आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे तो 50, ये एलसीएम लोगे तो 3 माइनस
3 माइनस 1 मतलब हो गया 2, देखो सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो गया 10 सेंटीमीटर 1 माइनस 2/3। अब इसको कैलकुलेट अगर आप करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद 1/4 और ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1/3। अब इनको अगर आप टोटल कैलकुलेशन में लेके आते हो तो डेल्टा H इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 50/4 प्लस 10/3। अब इनका एलसीएम अगर आप कर लेते हो, एलसीएम आप लोगे तो मेरे ख्याल से 12 लेना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 150 और ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 12, तो डेल्टा ऑफ H इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। डिवीजन का कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, मैं अलग से उसकी कैलकुलेशन नहीं दूंगा। वैसे ही अगर H डैश निकालना है तो वो भी आपके पास है। H डैश क्या था, एपेरेंट पोजीशन इसकी कहां शिफ्ट होगी। एपेरेंट पोजीशन की बात करूं तो 50 हमारे पास अवेलेबल है 4/3 और ये 10 है और ये कितना है 3/2, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया बेटा 3 ऊपर चला जाएगा तो 150 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 20/3। इसका भी एलसीएम आप देखोगे 12 आएगा, तो 12 आएगा तो डिवाइडेड बाय 12 हो गया और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, दैट मींस आ जाएगा आपके पास 530 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आता है, इसमें हम लोगों से केवल ये पूछा उसने व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ द इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो कितना ऊपर शिफ्ट हुआ होगा या उसकी एपेरेंट डेप्थ क्या होगी अगर ऊपर से कोई बंदा देख रहा है तो, सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें यूज होते हैं, जिसका कहीं कहीं डायरेक्ट यूज होता है, कहीं कहीं थोड़ा घुमा के होता है। तो हर तरीके से पहले कंसेप्ट बिल्डअप कर लो, फिर हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिस टाइप के जेईई मेंस या नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रिफ्रैक्शन की, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें हम लोग नाम देते हैं उसको क्रिटिकल एंगल। क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। वो एक तरह से इसी का पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्नेल्स लॉ का एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से, क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पर्पस एंड जेईई मेंस एंड नीट। कहीं की भी आप बात कर लो, नीट की बात करो या जेईई की बात करो या बोर्ड्स की बात करो, कहीं पे भी आप चेक करोगे हर जगह ये बहुत पूछा जाता है। और सबसे खास बात ये है कि ये कभी बोल के नहीं पूछा जाता। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें दूंगा तो आपको समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल बेसिकली है क्या, रिफ्रैक्शन का मैंने आपसे बोला कि एक पार्ट है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो है वो एक डिफरेंट टाइप का रिफ्रैक्शन है, उसमें एक स्पेशल फिनोमिना ये परफॉर्म करता है। तो पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि ऑब्जेक्ट जो रखा होना चाहिए, मींस रेज पास जो होनी चाहिए वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल, दैट इज ए पार्ट ऑफ स्नेल्स लॉ एंड पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है क्रिटिकल एंगल। ये इतना यूजफुल क्यों है उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जिस मीडियम में रखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, बाहर का मीडियम हमारे पास कुछ है एयर, तो रेज कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। अगर रेज डेंसर टू रेयर जा रही है तो पुरानी कहानी के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइन ये होगा, लेकिन ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका रिफ्रैक्शन जो स्नेल्स लॉ में आपने पढ़ा, ठीक। अब इसके आगे अगर मैं देखता हूं तो मैं आई की वैल्यू को और इंक्रीज कर रहा हूं। जरा सोचना, अगर मैं आई को इंक्रीज करूंगा तो क्या रिफ्रैक्शन एंगल भी इंक्रीज होगा, बट ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन एंगल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आई को आप क्या कर रहे हो बेटा, इंक्रीज कर रहे हो।
आई को इंक्रीज करते जाओगे आर में इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर आई पे आर की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो 90 डिग्री हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट वैसा आएगा ना, जबकि ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया बेटा 90। मतलब ये पर्टिकुलर एक एंगल पे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ध्यान सुनना जरा, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू 90, दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। कई लोग इसको समझते हैं क्रिटिकल में बोलना चाह रहा हूं ना, इसको नहीं बोल रहा हूं। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, उस इंसिडेंट एंगल को मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल एंगल। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप किसी भी बोर्ड में अगर आती है, एनसीईआरटी सीबीएसई में या गुजरात बोर्ड में या महाराष्ट्र बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, तो आप उसको कैसे करोगे? व्हेन अ लाइट रे passes from a denser medium to rarer medium, when a light ray passes from denser medium to rarer medium, the light ray makes an angle 90 degree with the normal. Light ray makes an angle 90 degree with the normal. At that particular incident angle is known as the critical angle. That particular incident angle is known as the critical angle. बात समझ में आई क्या? तो इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने नाम दे दिया कितना? क्रिटिकल एंगल का। अब बाकी रेंज मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने बाकी सब एग्जांपल्स के फॉर्म में आपको दिया था कि डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अब काम की रेंज हमारे पास ये है, इस इंसिडेंट एंगल पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए बाहर जा रहा है। ये तो बात हो गई इसकी थ्योरेटिकल। अगर इसके मैथमेटिकल टूल पे जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम sin i इज इक्वल टू एयर मीडियम है तो इसको 1 लिख दूं, 1 sin 90, तो 1 sin ic। अब यहाँ पे ic लिख दूंगा क्योंकि इसको नोन कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल से, दैट इज इक्वल टू 1/n। sin ic इज इक्वल टू अगर 1/n है हमारे पास, तो दैट मींस मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस ic को नाम दिया अपन ने क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ गई? इस में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रेज हमेशा डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। अगर रेयर टू डेंसर रेज आ रही है तो दैट मींस वो कभी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकती। इसमें कई बार क्या होता है कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता है 1 और 2, लेकिन ये कंपलसरी होगा कि n1 इज ग्रेटर देन n2, दैट मींस रेज को पास कहां से होना पड़ेगा, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा n1 sin i is equal to n2 sin 90, तो sin i c is equal to n2 upon n1। बात में कोई फर्क तो है नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था इसलिए 1 आ गया, नीचे n था तो n आ गया, यहाँ पे मैंने n2 रख दिया तो n2 आ गया, नीचे n1 आ गया। बात समझ में आ गई? तो sin i c is equal to this। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल और प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ पे ये है क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्शन करता है। कुछ ऐसी सिचुएशन फॉलो हो जाती है जिसके बेसिस पे ये क्रिटिकल एंगल के बाद TIR परफॉर्म करने लगता है, दैट मींस ये जो ट्रांसपेरेंट बिहेव करने लगेगा एज लाइक द प्लेन मिरर सरफेस, बिहेव एज लाइक द प्लेन मिरर सरफेस। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन यहाँ पे फॉलो होगी। सिचुएशन क्या होगी जरा देखो ध्यान से। अभी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि i की वैल्यू को कंटीन्यूअसली आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपको एक पॉइंट पे तो बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया जो पैरेलल टू द ग्लास स्लैब निकल गया, लेकिन अभी आप रुके नहीं, आपने i की वैल्यू को और इंक्रीज किया। i की वैल्यू को जब आप और इंक्रीज करते हो तो ये रेज जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो बाहर जाती ही नहीं, दैट मींस उसी मीडियम की इनसाइड रेज क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। तो मैं यहाँ पे एक नया डायग्राम आपको बना के देता हूँ और उससे आप समझ सकते हो। ये आपके पास डेंसर मीडियम था और ये जो है i, इस समय जो i है
वो ग्रेटर देन IC है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे जो मैंने काम किया है कि नया वाला I इस IC से ग्रेटर है, तो ये प्रोसेस जैसे ही अप्लाई करोगे तुरंत रेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज द TIR। तो अगर ये रिफ्रैक्शन अपना करके रिफ्लेक्शन कर रही है तो मिरर की प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा, दैट मींस I = R। और यहाँ पे आप देखो तो मैंने क्या करना है कि sin I is greater than sin of IC, sin को मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूँ दोनों साइड। अब sin का मल्टीप्लाई कर दिया तो sin IC is greater than sin I is greater than sin IC, और IC की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 1/10, दैट मींस sin of I is equal to 1/10। बात समझ में आई क्या? TIR कोई स्पेशल अपना फॉर्मेट लेके नहीं चलता है। TIR के पास एक ही फॉर्मेट है कि IC के आगे का जो एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल के बाद की जो वैल्यू होगी उसमें रेस क्या कर जाएगी, TIR। सही है? और वो TIR करेगी तो उसके लिए अपनी एक डेफिनेशन होगी। इसमें क्या लिखोगे आप देखो, पहले समझो। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल, the rays reflect back in same medium। क्या बोलोगे आप? the rays reflect back in same medium, this phenomena of light is known as the TIR, total internal reflection। TIR, total internal reflection। बात समझ में आ गई क्या? sin I is greater than 1/n आएगा कहां से? ये क्रिटिकल एंगल से लिंक होगा। अब इसमें ये देखते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है, इसको हम लोग इतना इंपॉर्टेंट वे में क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने ऊपर ही बोर्ड पे लिख दिया है, ये जेईई मेंस नीट बोर्ड सब जगह पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट्स में। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि इसका क्वेश्चन कभी डायरेक्ट बोल के नहीं पूछता कि मैं TIR बताओ कितने पे होगा, ये नहीं पूछेगा क्रिटिकल एंगल कितने पे होगा ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर आगे देखोगे तो नहीं मिलेगा। क्या कहता है उसमें, उसका कहना ऐसा होता है कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस का बना, सही है? यहां से कोई रेज इसने पास कराई, ये A B C, आपको कोई एंगल इसने दे दिया सब कुछ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म सो दैट रे डज नॉट पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ AC। ध्यान सुनना क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट रे डज नॉट पासेस थ्रू द फेस ऑफ AC, मतलब पास नहीं होनी चाहिए। पास नहीं होने का चीज क्या हुआ, या तो इसके पैरेलल निकल जाए तो भी मान के चल सकते हैं अपन लोग कि जस्ट पास हुआ, या फिर TIR करके अंदर रह जाए। है ये प्लेन ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है, ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है, तो एक्चुअल में तो लाइट को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देगा कि कभी आपसे एंगल ऑफ ट्रायंगल का एंगल पूछेगा, कई बार आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना रखूं कि रे डज नॉट पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ AC या जस्ट पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ AC। ये सब जो वर्ड होते हैं उनको ही पकड़ के हम लोग काम करते हैं, उसके बेसिस पे आपको मालूम चलेगा कि TIR लगाना है कि क्रिटिकल लगाना। और जनरली क्वेश्चंस में जो ये फॉर्मेट है और इसको और क्रिटिकल को कंबाइन करने के लिए हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं। तो आप सोच के देखो क्या कह रहा हूं मैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें हो गई। कौन कौन सी बेटा, क्रिटिकल एंगल भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया और TIR भी, दोनों चीजें एक साथ, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि इस पे हम लोग काम करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स का एक स्पेशल सेशन में लूंगा। SC वर्मा के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर। वीडियो जो रहेगा उस पे फ्रंट में क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे कि ये क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है, तो उसको आप लोग जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें न्यूमेरिकल कवर नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल कवर करूंगा तो ये ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा है और इसकी लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, इस नंबर ऑफ वीडियो बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं न्यूमेरिकल को सेपरेट पार्ट में लेके चल रहा हूँ और थ्योरी को अलग पार्ट में लेके चल रहा हूँ। अब इसमें देखो इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ TIR। मैं एप्लीकेशन सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा।
सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, आज की डेट में उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हो वो भी इंटरनेट से पढ़ रहे हो और जो पढ़ा रहा है वो भी इंटरनेट से पढ़ा रहा है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ TIR, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ TIR। इसमें ऐसा क्या होता है कि TIR से रेज का ट्रांसमिशन होता है, इंटरनेट का सिग्नल ट्रांसमिट करता है, उसको देख लो। ये आपके पास एक केबल है जिस केबल के थ्रू आप सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ये केबल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो हमारे पास होगा वो इंटरनल पार्ट होता है और एक एक्सटर्नल होता है। आपने घर में आपके केबल आता है टीवी वाला केबल, उसी टाइप का होता है। आप टीवी वाले केबल को आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, अंदर सबसे ऊपर की बात करें तो ब्लैक कलर का सरफेस रैप होता है, उसमें ब्लैक कलर का प्लास्टिक रैप होता है, उसके प्लास्टिक के साथ बहुत पतले से वायर की जाली होती है, जाल सा होता है, जिससे हम लोग को ऑडियो सुनाई देता है। टीवी में अगर वो वायर का कनेक्शन लूज हो गया वो पतले वाले वायर्स का, तो उससे आपको ऑडियो नहीं आएगा। इसके अंदर एक हार्ड व्हाइट सरफेस होता है प्लास्टिक का, कोटेड होता है, और उसके अंदर एक कॉपर वायर होता है जो वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। उसको बोलते हैं एक्चुअल में कोएक्सियल केबल, इसको जो टीवी में यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल मतलब उसमें दो वायर आते हैं, एक ऑडियो का एक वीडियो का। ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन होता है और स्पीड ऑफ लाइट से, उसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, दैट मींस समझ गए आप 310.8 मीटर पर सेकंड। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो अंदर वाला सरफेस है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज आपके पास N2 और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, सही है। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ से किसी सिग्नल को आपने इंसिडेंट कराया, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या करेगी, रेज बेंड होगी, बेंड होने के बाद ये देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट पे अगर आप काम करोगे तो यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए इसका इंसिडेंस का, वो एंगल, उनको मैं जूम करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो रेज गई N2 वाले पे, ये रेज को बाहर नहीं निकलना, मतलब इस सरफेस को टच नहीं करना। तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर ग्रेटर आपने कर दिया तो क्या होगा, रेज रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम हो जाएगी। अगर रिफ्लेक्ट बैक हुई दैट मींस कि हर एक पॉइंट पे वो क्या करेगी, इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर देगी। कोई एक्सटर्नल पंप नहीं लगाया, कुछ वोल्टेज डिफरेंस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपने, विदाउट यूजिंग एनी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्टिकल पोटेंशियल, कुछ नहीं लगाया आपने, और TIR का प्रोसेस यूज करके आपने इसका ट्रांसमिशन चालू कर दिया। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट बहुत ज्यादा हावी है लोगों के सर पे, और इंटरनेट से बहुत सारी चीजें इजीली हो रही है, और ऑप्टिकल फाइबर एक उसकी बहुत बड़ी देन है। जो भी स्पीड आप देख रहे हो 4G ब्रॉडबैंड, ये वो सब में ऑप्टिकल फाइबर ही लगा होता है, जिससे कि उसके लॉसेस बहुत लेस होते हैं। ये वायर कभी गर्म नहीं होता है, कभी इसमें हीट का जनरेशन नहीं होता है, अदर लॉसेस नहीं होते हैं, जिस वजह से कि प्रॉपर विदाउट डैमेज ऑफ सिग्नल ही ट्रांसमिट करता रहता है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक, वो भी विद द स्पीड ऑफ लाइट, सही है। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन टू यूज क्रिटिकल एंगल और TIR। एप्लीकेशन नंबर 1, ये CBSE वालों का फेवरेट है, ठीक। सेकेंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। अगर मिराज के फॉर्मेशन की आप बात करो तो मिराज फॉर्मेशन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जब आप गर्मियों में दोपहर के टाइम रोड पे जाते हो तो आपको क्या दिखता है दूर पे कि कहीं ना कहीं पानी पड़ा हुआ है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिराज, और वो भी एप्लीकेशन ऑफ TIR। उसको आप एक बार NCERT में देख सकते हो क्या फॉर्मेट होता है, उसमें भी TIR का प्रोसेस लगता है, रेज जो है रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है वो भी आप देख सकते हो। जो बेसिक्स में बता देता हूँ, रोड एक ब्लैक कलर की होती है, अगर ये ब्लैक है तो इसके पास हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा सनलाइट का, अगर ये सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट करेगी, तो इसके आसपास की लेयर जो है उसकी हीट ज्यादा होती है,
हीट ज्यादा होने से यहाँ पे केवल और केवल गर्म एयर ही रह पाती है। यहाँ की जो एयर होगी इसके आसपास की रोड के, उसकी टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उसकी इफेक्ट पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस हो गया और ऊपर जो एयर मीडियम है, ऊपर का जो पार्ट एयर मीडियम का है वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा कूल रहता है। अगर वो कूल है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है दैट मींस आपको थोड़ा हाइट से देखना पड़ता है। अगर आप रोड के लेवल पे आके देखोगे तो कभी भी मिराज का फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। अगर आप थोड़ी हाइट पे रहोगे दैट मींस कि ये एयर का मीडियम क्या होगा, थोड़ा कूल होगा, उसका टेम्परेचर लेस होगा। और टेम्परेचर लेस होने का मतलब क्या होगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा किससे, लोअर वाले लेयर से। तो डेंसर टू रेयर जब रेज आती है तो अभी आपने पढ़ा कि डेंसर टू रेयर के केस में हमेशा क्या होता है कि वो टीआईआर का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ एंगल्स पे ऐसा होगा कि वो टीआईआर का फॉर्मेशन करके आपको दिखेगा कि एक इमेज दिखेगी कि वहां पे एक लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ, बट एक्चुअल में आप जब वहां जाओगे तो कुछ आपको नहीं दिखेगा। इसको आप मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी से इसको एक बार आप रेफर करो। मैंने जो कंसेप्ट बताया वही उसमें लिखा होगा, लेकिन डायग्राम एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में उससे आप लेके देखना, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन होता है साइनिंग ऑफ डायमंड। साइनिंग ऑफ डायमंड का रीजन क्या होता है कि जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। दैट मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट 2.4 2.3 के आसपास होता है। तो ज्यादा होने से हमको फर्क क्या पड़ेगा भाई, अगर कोई डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क देखो ये पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल आपने देखा 1/n होता है। sin IC = 1/n। अगर n बहुत ज्यादा आप रखते हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दोगे आप, तो ये IC जरा सोच के देखो बहुत कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये आप n की वैल्यू 2.4 2.3 के आसपास होती है, बाकी सबकी इससे बहुत कम होती है। तो अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा आप करोगे तो I की वैल्यू ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। I की वैल्यू लेस हो गई, इसका मतलब कि कोई भी रेज किसी भी एंगल पे एंटर करे, सब रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक इन मीडियम करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक इन मीडियम। रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो वही रेज आपके आईज पे रिसीव होगी, जिससे कि उसकी शाइनिंग आपको ज्यादा दिखती है डायमंड की, क्योंकि रेज को वो ट्रांसमिट नहीं करता, वो रिफ्रैक्ट नहीं करता, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक इन से मीडियम करता है। उसका रीजन बस इतनी होता है कि उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हार्डेस्ट सरफेस में आता है। ये ग्लास होता है, लेकिन ग्लास को कटिंग करने के लिए हम लोग डायमंड यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना हार्ड सरफेस होता है ये, और इसका पर्पस क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से आईसी कम हो जाती है, मतलब 10 डिग्री के एंगल पे हम रे को एंटर कराया तो भी वो टीआईआर करेगी। अगर आपने 11 डिग्री पे एंगल पे कोई रेज गई वो भी टीआईआर करेगी, 15 डिग्री एंगल पे कोई रेज गई वो भी टीआईआर करेगी, जो कि बाकी पे ऐसा नहीं होता। 60 70 80 डिग्री पे अगर आपने रेज को इंसिडेंट कराया तो वो रेज टीआईआर का परफॉर्मेंस देती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। एक तो 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, ओएफसी, सेकंड था फॉर्मेशन ऑफ मिराज, साइनिंग ऑफ डायमंड, एक होगा आपके पास लूमिंग। लूमिंग वाले केस में क्या होता है कि आपको ये सी पे दिखता है, सी वाले केस में भी वही टीआईआर होगा। जो वाटर लेवल होता है उसके नियरेस्ट जो भी एयर मीडियम होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर डायरेक्ट रिसीव करता है सनलाइट, और सनलाइट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसके कांटेक्ट में जितना भी एयर मीडियम होगा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो जाएगा। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा दैट मींस कि उसके ऊपर की जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो फिर टेंसर सेलेर जैसे रेज आएगी तो एक पर्टिकुलर एंगल पर टीआईआर कर सकती है। तो इसको शॉर्ट्स नोट्स में सीबीएसई और गुजरात बोर्ड दोनों बहुत सारे पूछते हैं। आप देख लो कितने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें साइनिंग ऑफ डायमंड, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, लूमिंग एंड ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इनका एप्लीकेशन बहुत बार पूछा गया है, वो भी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो प्लीज आप इसके अलावा आप एनसीईआरटी को रेफर जरूर करोगे, एनसीईआरटी से एक बार रीड करोगे कि मैंने क्या क्या बोला है और उसमें मैच क्या क्या कर रहा है, ठीक है।